attentive and so that हम impact create कर सकें. The whole idea is at the end of the session, जब हमारा session complete हो, आप means parent, student means बच्चा and Genesis means the organization, institution, हम सब एक ही page पे हों. So I want to show a couple of things to you before we start. आप लोग मेरी screen देख पा रहे हैं? Can all of you see my screen? Awesome. So let me just share a few of the statistics with you. These are important numbers which I would want you to understand and understand them in detail. I'm starting with the orange wala part. Aryan Sharma, you're not required phone in the online meeting, beta. Thank you. So the first thing is, if you see the blue one, orange one, the number of students who appeared in 10 CBSE board exams, which is approximately around 22,38,827. ये 10th में CBSE के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम इंडिया में देते हैं. लास्ट 1-2 सालों का डाटा है. उसमें से अप्रोक्सीमेटली 10% से थोड़े से कम स्कोर्ड अराउंड अबव 90%. जो नेक्स्ट डाटा है विच इज 2,12,384. मैं फटाफट से डाटा समझाऊंगा. उसके बाद आता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 10th ICSE बोर्ड एग्जाम, विच आई एम टॉकिंग अबाउट अ येलो कलर नाउ, विच इज ओनली 2,43,617. दिस इज दिस ईयर. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अबव 90%. इसका डाटा ICSE रिलीज नहीं करता है कितने परसेंट, बट अगर हम ये अज्यूम कर लें कि अप्रोक्सीमेटली जितने CBSE में 90% से ऊपर लाते हैं उतने ही अगर ICSE में भी 90% से ऊपर लाएंगे तो समवेयर ये नंबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास. अभी तक हम सब साथ हैं. थोड़ा सा मैथ लगेगा, दिमाग लगेगा, तो हम लास्ट में एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट भी होगा जिसमें हम आपसे ये नंबर्स के बारे में पूछेंगे. पेरेंट एंड स्टूडेंट आज मिलकर पार्टिसिपेट करेगा टेस्ट में. ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 10th के बाद हम मूव करते हैं 12th पे. आई एम मूविंग टू द ग्रे वाली कलर्ड कॉलम. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर 12th बोर्ड एग्जाम्स. ये सिर्फ CBSE बोर्ड एग्जाम्स की बात हो रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इफ यू सी 16,33,730. मतलब 12th बोर्ड एग्जाम CBSE का बच्चा कितना देता है, सिर्फ CBSE की बात हो रही है. सो जैसे इसमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपी बोर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु बोर्ड. आई वाज चेकिंग द नंबर्स. यूपी बोर्ड में फॉर एग्जांपल 12th में अप्रोक्सीमेटली 27 लाख बच्चा पेपर देता है. देन तमिलनाडु में समवेयर अराउंड 8 से 9 लाख का बच्चा 12th का पेपर देता है. बट हम अभी CBSE पे स्टिक कर रहे हैं बिकॉज जनरली हमारी ICSE का बच्चा भी जिसने 10th ICSE से किया 11-12 में ही और शी इज मूविंग टू द CBSE. सो अप्रोक्सीमेटली उसमें से 90% स्कोर जो चारों स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, बिकॉज ये डाटा भी अवेलेबल नहीं है दैट साइंस के साइंस मीन मेडिकल नॉन मेडिकल के कितने परसेंट बच्चे हैं, बट अज्यूमिंग 90% बच्चा जो स्कोर ला रहा है 12th बोर्ड एग्जाम्स में वो 1.16 लाख है. ये चारों स्ट्रीम्स का है, विच मींस मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. अगर हम इसका 50% कर दें तो समवेयर अराउंड हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 58,000 बच्चे की साइंस स्ट्रीम के, विच इज मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, जो 12th में 90% से ऊपर लेके आ रहा है. उसके बाद जो लास्ट दो फिगर्स आएंगे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं से हमारी आज का डिस्कशन बेसिकली शुरू होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कॉलम एंड देन द लास्ट में ब्लैक कॉलम. लेट्स फोकस अपॉन द ग्रीन कॉलम. ग्रीन कॉलम कहता है आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस नंबर्स बिकॉज पेरेंट्स को और बच्चे को बेचारों को ये नंबर्स नहीं पता, इसीलिए हम लोग बच्चा मैक्सिमम स्ट्रगल करता है. नंबर 1 इज नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट्स इन JEE मेन 2024. हम सब जानते हैं कि JEE एग्जाम, JEE का पेपर साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी के अराउंड, एक बार अप्रैल के अराउंड. सो इस बार जो अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने पेपर दिया, यूनिक कैंडिडेट्स मतलब जो नए कैंडिडेट्स हैं इन टोटलिटी, वो काफी हाई हो गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 14,76,557 बच्चों ने JEE का पेपर दिया. The next is a very interesting number. It states the number of students in general category. Now, when I say in general category का मतलब है जिनके पास कोई भी कोटा नहीं है. मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. आपको स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखेगी, which is this. If you see a black color screen, this is the quota system which we follow in our country. This is being followed in our country. आप राइट हैंड साइड पे अगर हम फोकस करेंगे, जो ऑरेंज वाला बॉक्स है, हम सब देख पा रहे हैं ऑरेंज वाला हेडिंग, सुंदर सी ये जो स्क्रीन बनाई है, तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे, इसमें द कोटा is distributed in general. In general is approximately सिर्फ 60. This is about JEE. 65% सीट्स इवेंचुअली ले देके सिर्फ JEE के बच्चे के पास आती हैं.
Rest, if you say the distribution, persons with disabilities, scheduled tribes, scheduled caste, other backward classes and EWS category में distribute हो जाती हैं. We are not debating about ये सही है गलत है, which is not my domain, which is not our domain. We're giving you the numbers, we're giving you the facts. तो basically हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो एक जेई के एस्पिरेंट के पास अप्रोक्सीमेटली 65% सीट्स आती हैं, कमिंग बैक टू द सेम नंबर. तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आई एम अगेन बैक टू द I am again back to the green wala sheet, green wala part. The number of students in the general category who gets a seat in the government engineering colleges. Again, I am right now only talking about the government engineering colleges. Obviously, अगर हम private अच्छे colleges की बात करेंगे, seats का number बढ़ जाएगा. But क्योंकि वो कोई private colleges का exact data, mapped up data available नहीं है, तो we skipped it to 68,774. So अगर हम बात करें number of aspirants की जो exam दे रहे हैं, which is 14,76,000, and eventually on an average the number of government seats available for the general category student, the percentage which you can see in the last green box is 4.66% approximately, which means अगर 100 बच्चा on an average paper देता है जेई का, उसमें से 4.5 बच्चा को गवर्नमेंट सीट मिलने की probability है. We are again talking about in the general category. I think हम यहां तक एक दूसरे के साथ हैं सब. Then we move to the black one, another interesting number and some very interesting seats. This is for medical aspirants. Again, if you see the number of unique students जो इस बार approximately appear हुए, exact number अभी भी different websites are showing different numbers. So around 21 lakhs, which is the highest in all these years in NEET. Around 21 lakh students appeared. इससे number थोड़ा ज़्यादा ही है वैसे. Again, if you see the number of MBBS seats in the government medical colleges is 52,778. This is the total number of seats. This also includes the reserved category. Then comes the number of seats for the general category. Again, if you see, we have a similar kind of a quota for the NEET students. With NEET students के पास approximately सिर्फ 45% seats बचती हैं for general category. Rest all the seats have been aligned in some way or the other. So जैसे जेई में 65% थी, नीट वाले बच्चे के पास approximately 45% seats बचती हैं, which is around 24,013, which is the second last entry in the column. And lastly, which is approximately only 1.14% बच्चा eventually gets a seat in the government college. So these two are absolutely important numbers. Why I'm sharing it this with you is हम कुछ myths को break करते हैं. And I'll be as honest, मैं जितना ईमानदारी से आपसे बात कर पाऊंगा, I'll try to be as honest as I can be. All the students and parents, जेई और नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इवन 12th का बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए चीजें बहुत बदल चुकी हैं. When I say चीजें बहुत बदल चुकी हैं, in a very simple way, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहले बात करें, बोर्ड एग्जाम की थोड़ी बाद में बात करते हैं. अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं और जो उसमें से क्वालिफाई होते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम है. तो अगर हम एक रॉकेट साइंस लगाएं, सिंपल सा, जितने बच्चे हम 90% से ऊपर हैं, 80% से ऊपर हैं, जिसको हम डिसेंट स्टूडेंट मानते हैं, उसका भी सिर्फ 1%, 2% बच्चा, उन अच्छे बच्चों का भी 10th के, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th के अच्छे बच्चों का भी 1-2% बच्चा, 2.5% बच्चा एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में क्रैक कर पाता है. उसके ऐसा क्यों है? एंड आज का सेशन सिर्फ इसीलिए रखा गया है दैट वी टेल यू द रियलिटी, ऐसा होता क्यों है. सो हम सब, आर यू गाइस विद मी? ऑल ऑफ यू विद मी? मैं आपके हाथ खड़े हुए देखना चाहता हूं, आप जहां पे भी बैठे हैं. आई वांट टू सी दैट ओके, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस ऑसम. सो द होल आइडिया बिहाइंड इट टुडेज सेशन इज दैट अंडरस्टैंडिंग दीज नंबर्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस. गूगल आप करोगे, एआई का यूज आप करोगे, आप मुझसे बेटर प्रेजेंटेशन बना सकते हो. द होल आइडिया इज अच्छे अच्छे बच्चों का बैंड क्यों बचता है. We would be completing 15 years on 1st of June. Genesis will complete 15 years on coming 1st of June. And in all these years, with all my heart, I'm telling you, I have seen some brilliant kids spoiling. When I'm saying brilliant in terms of marks, intelligence, and I've seen some brilliant kids absolutely not able to crack these competitive exams.
And we have also seen some decently looking average kids end up cracking these exams who were at 75, 78, 80% in 10th, end up cracking JEE, NEET, NDA, other good competitive exams. So the whole idea is, ऐसा क्या है? What is wrong? What happens? ऐसा suddenly क्या हो जाता है 11th 12th में आके कि अच्छे अच्छे बच्चों भी struggle करना शुरू कर देते हैं? मैं एक humble request है सारे बच्चों से and सारे parents से that we would listen with all the openness in the mind and the heart, so that we understand who क्या रहा है. And again I say this is the first time we are doing a joint session in all these years, because we thought अगर हमने अभी डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो हम कम बैक नहीं कर पाएंगे. तो उसके कुछ रीजंस हैं. मैंने से कुछ रीजंस हैं, कुछ चीजें हम समझते हैं मिलके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट व्हाट वी हैव सीन इज दैट कि बच्चा अभी भी, मोस्ट ऑफ द बच्चा, बैचेस शुरू हो चुके हैं, कईयों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, कई डे 1 से आ रहे हैं, इज अभी भी जिस नंबर बर्बादी का नंबर 1 रीजन है, 11-12 में बर्बादी की बात कर रहा हूं, इज नंबर 1 रीजन इज बच्चा 10th की हैबिट्स को सितंबर अक्टूबर तक, स्पेशली कमिंग सितंबर अक्टूबर तक कैरी फॉरवर्ड करता है, क्योंकि उसके नंबर एक डिसेंट से आ गए होते हैं, कम पढ़ के भी डिसेंट नंबर आ गए होते हैं, एक हवा बहुत स्ट्रांग होती कि अब मैंने 10th में भी ऐसा कर लिया था, मैं 10th में भी 2 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले पढ़ के गया, यही हैबिट्स मैं 11th में कंटिन्यू करूंगा, मेरा अच्छा हो जाएगा. मैं आपको रिटर्न में ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर टीम, इंटायर एडुकेटर, ये आपको चैलेंज कर रहा हूं, 11th में 10th की हैबिट्स बर्बाद कर देंगी. 11th क्लास में 10th की हैबिट्स नहीं चल सकती. जितना हम इसको डिले करेंगे अपनी नई हैबिट्स बिल्डअप करने की, आप अगर 95% वाले बच्चे भी हो, मेरा आपको खुला रिक्वेस्ट है, चेतावनी है, व्हाट डू वी से, वार्निंग कह लो बेटा, या एज अ फ्रेंडली एडवाइस है. आप जितने मर्जी परसेंटेज वाले बच्चे हो, अगर हम 10th की हैबिट्स को एकदम से खत्म नहीं करेंगे, हम 11th-12th में सक्सीड नहीं हो पाएंगे. व्हेन आई से हैबिट्स का मतलब, अब हमें अब इंटेंसिटी को रिप्लेस करना है कंसिस्टेंसी से, विच इज पॉइंट नंबर 1. मैं आपसे अपने पार्ट ऑफ द सेशन में 7 चीजें शेयर करूंगा. आप नोट्स भी बना सकते हैं, मैं आपको उसके नोट्स दे भी दूंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन. 7 चीजें जो एक बच्चे को इंडिया में एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करेगी. इसमें से कुछ चीजें हम टेक केयर करेंगे, कुछ बच्चा खुद करेगा, और कुछ पेरेंट के बिना नहीं हो पाएंगी. सो नंबर 1 इज वी हैव टू रिप्लेस इंटेंसिटी बाय कंसिस्टेंसी. इसका बहुत सिंपल मतलब है. इंटेंसिटी का मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, 10th की बात करें या अभी भी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की, आई वाज टॉकिंग टू ऑल द टीचर्स, तो जो मैं इनपुट्स दे रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट साहिल खन्ना's इनपुट्स, दिस इज बेस्ड अपॉन एवरी टीचर हु इज टीचिंग योर चाइल्ड एट जेनेसिस. और अगर आप आउटसाइडर पेरेंट है, देन ऑल्सो दिस इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली गोल्ड फॉर यू. हम क्या करते हैं, हमारा मंडे को टेस्ट है, 10th की हैबिट कहती है अगर मंडे को मेरा टेस्ट है तो मेरी अंतरात्मा जागेगी फ्राइडे को मैक्सिमम रात को, सैटरडे को या संडे को, ये 2-2.5 दिन में बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि 10th में मैं ऐसा करने से बहुत अच्छा स्कोर करता था, तो मैं 11th-12th में भी सेम स्कोर कर लूंगा. कई इससे भी टॉप लेवल के बच्चे हैं जो अगर मंडे का टेस्ट है, संडे सुबह ब्रेकफास्ट करके आराम से नहा धो के उठ के उनकी आत्मा जागती है, देन वो पढ़ते हैं. इस हैबिट को हम बोलते, और फिर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं और स्कोर भी ले आते हैं. इस हैबिट को बोलते हैं इंटेंसिटी से पढ़ना, हाई इंटेंसिटी. 10 तक चलेगा, 11th-12th में कुछ नहीं होगा. वी हैव टू रिप्लेस दिस बाय कंसिस्टेंसी. मैं बच्चों को बहुत क्लियर बोलता हूं, रोज पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना. which would mean there has to be a routine which says that if my target is a competitive exam, I repeat, if my target is a competitive exam, I must put a self study of at least, I repeat, at least, even if you're a genius kid, 4.5 to 5 hours से कम आप सर्वाइव मेडिकल नॉन मेडिकल में नहीं कर पाओगे. मैं again, based upon what we have witnessed in last 15 years, kids who crack them and the kids who can't or are not able to crack them, उन सबके एक्सपीरियंस से आपको, उन सबके ऊपर काम करते हुए उसके बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आप बहुत अच्छे बच्चे भी हो तो भी आपकी सेल्फ स्टडी 4.5-5 घंटे की होनी चाहिए. ये बेयर मिनिमम है. अगर आपका टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम है,
सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, देन ऑल्सो द आवर शुड बी एटलीस्ट 3.5. दिस शुड बी फॉलोड टिल प्रोबेबली सितंबर तक. ये हैबिट बिल्ड हो जानी चाहिए. मतलब अभी से लेके सितंबर तक एटलीस्ट रोज आपके अभी से 4.5-5 घंटे पहुंचने जो अभी तक हो जाने चाहिए थे. और एक और चीज मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको बोलता हूं, क्योंकि जेई में, नीट में और मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 11th-12th का सिलेबस पूरा आता है. मैंने इन द हिस्ट्री ऑफ रिजल्ट्स 99% बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हुए नहीं देखा जिसने 11th खराब की है. बच्चे कुछ बहुत सिंसियर हो जाते हैं 12th में, 11th में झटका लगता है, 90 से 60 पे गिर जाते हैं. मार्क्स की इंपॉर्टेंट की मैं बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक नंबर से बता रहा हूँ. 12th में बहुत सिंसियर हो जाते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन इतना पुराना पाप है जो 11th का, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता. दैट इज द रीजन वी हैव चूजन द एज अर्ली एज वी कुड टू हैव दिस सेशन, कि हम राइट टाइम पे राइट तरीके से कंसिस्टेंट एफर्ट डालना शुरू कर दें. अगर अच्छा कॉलेज फोड़ना है तो कंसिस्टेंसी इज नंबर वन ट्रेट. वी कांट गो, मतलब मैं आपको मतलब कैसे बोलूं, बड़े से बड़ा जीनियस भी बिना 4-4.5 घंटे पहुंच के बिना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी. वी हैव टू रिप्लेस इंटेंसिटी बाय कंसिस्टेंसी. हम सब साथ हैं. रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है. हफ्ते में जैसे 7 डेज अगर वीक में है, 6 डेज वीक आप पढ़ो अच्छी तरह 4.5-5 घंटे. 7th डे बिल्कुल आप रेस्ट कर सकते हो. दैट 7 डे यू डिजर्व 1 डे कंप्लीट ऑफ बेटा. पेरेंट्स हैव टू इंश्योर दिस हैपेंस. बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हम रोएंगे, ये इसका ये नहीं हो, इसका नहीं हो. दैट इज बिकॉज हमें एज एज पेरेंट्स हमें पता नहीं होता क्या रिक्वायरमेंट है. हम बिकॉज हम बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, बच्चे के मतलब बच्चे की क्या, बच्चे के 10th की परफॉर्मेंस से इतने खुश हो जाते हैं कि हम भी एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं. पर वो फैंटेसी वर्ल्ड 2 साल बाद टूटना नहीं, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का टूटे, वो हमारे पेरेंट्स का वो ड्रीम टूटे. So number one is we replace intensity by consistency. Number one. Number two is हम अगले कुछ दिन सितंबर तक मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूं कि आप बच्चे के एफर्ट पे फोकस करेंगे. आप बच्चों के लिए भी है, आप अपने एफर्ट पे फोकस करोगे. आप मार्क्स पे फोकस सितंबर तक नहीं करोगे. विच वुड मीन अगर मेरे किसी टेस्ट में, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं इस बात पे, अगर मेरे किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो भी मैं ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करूंगा. अगर मेरे किसी टेस्ट में कम नंबर आए, ये बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, तो भी मैं मार्क्स को मापदंड नहीं बनाऊंगा कि तुझसे मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होगा या तुझसे होगा. दिस इज द टाइम टू बिल्ड द राइट हैबिट्स. ये टाइम है मतलब बहुत अच्छे मोमेंटम बिल्ड करने की, बहुत अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने की. मैंने से हैबिट, जो मैंने आपको पहली हैबिट बोली, कंसिस्टेंसी शुड बी फॉलोड इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी. कंसिस्टेंसी बनाने के साथ साथ जब हम काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट इज डीपली एनालाइजिंग योर टेस्ट. डीपली एनालाइजिंग योर टेस्ट का मतलब समझेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारा पेपर हुआ, हम जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जेनेसिस में पढ़ रहे हैं, हमारा वीकली टेस्ट हो रहा है, देन हमारा ग्रैंड टेस्ट हो रहा है. उस टेस्ट के बाद मेरा क्या स्कोर आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है मैंने उस टेस्ट में जो गलतियां की, अगर वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट है या वो ग्रैंड टेस्ट है, मैंने उस टेस्ट में जो गलतियां की, क्या मैंने उन गलतियों के साथ, एक थंब रूल है, एक थंब रूल कहता है जितने घंटे का क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आए हो, उतने ही घंटे का आपको उस पे पेपर एनालिसिस पे टाइम देना चाहिए मिनिमम. अगर हमने 2.5 घंटे का पेपर जेनेसिस पे दिया, तो घर आके जब वो टेस्ट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, जब वो चेक होके मिलेगा, मुझे एटलीस्ट सेम नंबर ऑफ टाइम, सेम अमाउंट ऑफ टाइम घर पे उस पे स्पेंड करना है. और जब मैं आपको टेस्ट एनालिसिस भी सिखा रहा हूं, मैं अब आपको टेस्ट एनालिसिस करते हुए, आपने टेस्ट एनालिसिस में आपने 3 कैटेगरीज पे फोकस करना है. कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े, कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, और कौन से क्वेश्चन करेक्ट तो हुए बट बहुत ज्यादा टाइम लग के करेक्ट हुए. बिकॉज जंग टाइम के साथ है.
कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम टाइम बाउंड है, कि मुझे वो जो, अगर नीट का एस्पिरेंट हूं, मुझे 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस को 3 घंटे में करना है। घर पे आके वो 3 घंटे के बजाय 5 घंटे में हर बच्चा पेपर क्रैक कर लेगा। मुझे जेई मेन में 90 क्वेश्चंस को पढ़ना है इन 3 आवर्स। चैलेंज वो है। सो तीनों कैटेगरी इस पे काम होगा। और हर टेस्ट के बाद, यहां पे पेरेंट आपका रोल आ गया, आप सुन लीजिए। आपके पास टेस्ट डेट्स आती हैं महीने में, ऑन एवरेज 4 ही टेस्ट ले रहे हैं हम लोग। एक इंडिविजुअल तीनों का अलग अलग, और एक चारों का कंबाइन, तीनों का कंबाइंड, सॉरी। हर टेस्ट के बाद, स्पेशली हर ग्रैंड टेस्ट के बाद जो कंबाइन होता है, अगर मेरे बच्चे का कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट है, हर ग्रैंड टेस्ट के बाद एक एनालिसिस डायरी बनेगी, जिसमें बच्चा उस टेस्ट के एनालिसिस पे उसने जो जो सीखा डेट डाल के, वो उस डायरी में, जिसका नाम ही होगा एनालिसिस डायरी, जो आज हम खरीदेंगे, मतलब कल हम खरीदेंगे सारे, और वो एनालिसिस डायरी हर टेस्ट के बाद विद इन 48 आवर्स बच्चा बनाएगा। उसमें जितना डीपली वो जाएगा, उतना उसकी नेक्स्ट टेस्ट में आउटकम धीरे 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 बेटर होनी शुरू हो जाएगी। सो विच वुड मीन, मैं आपको एक सैंपल एनालिसिस भी भेज दूंगा आपके ग्रुप्स पे, जैसे हम पुराने बच्चों से जिन्होंने क्रैक किया वो बनाते थे। एक एनालिसिस डायरी में होगा कि मान लो एक बच्चे ने रियलाइज किया कि मैंने 28 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35, 40 मिनट्स, ये डाटा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम एम्बाइब पे ले रहे हैं, उसको आपको सब कुछ एआई ड्रिवन होगा, जिसके हम एक पेरेंट ट्रेनिंग भी कराएंगे, मिल जाएगा। तो उसमें एक एनालिसिस बच्चा अपने हाथ से लिखेगा, पेन 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 और डायरी में, टेस्ट 1 डेटेड दिस फिजिक्स, दिस इज क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, क्वेश्चंस दैट वेंट रॉन्ग, क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन, उसमें एक एक चीज लिखी जाएगी, कौन सा कॉन्सेप्ट कमजोर था, कौन सी गलती हुई। अब होगा क्या, जब बच्चा हर टेस्ट की डायरी बनाएगा, तो बाय द टाइम वो, जब वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठेगा, हम यहाँ पे एटलीस्ट 20 से 30 टेस्ट लेके भेजेंगे। हर टेस्ट के प्रति अगर उसने 2 या 3 पेजेस लिखे हैं, तो हर टेस्ट से पहले जब वो सारे पेजेस पढ़ के जाएगा, तो वो सबकॉन्शियसली हमारा स्टूडेंट ट्रेन हो रहा है, मेंटली ट्रेन हो रहा है, कि अगले पेपर में वो पिछली गलतियों को दोहराएगा नहीं। दैट इज हाउ वी विल curtail द केयरलेस मिस्टेक्स दैट अ किड्स मेक। बहुत कम बच्चे करते हैं ये चीज कंसिस्टेंटली, बट उतने ही कम बच्चे क्रैक भी करते हैं। बिकॉज क्रैक करने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जो सबका आता है। देयर इज अ रीजन दैट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना इज अ मैराथन। जो पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी वाला, वो यही कहता है, इफ आई रिपीट दैट, इट इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। 10th क्लास 9th क्लास स्प्रिंट थी। सितंबर में हाफ फील्ड एग्जाम्स है, बच्चा अगस्त 15, 20, 25 अगस्त से पढ़ना शुरू करता था, नंबर अच्छे ले आता था, उसको शॉर्ट टर्म गोल दिख रहा है, 15 दिन पढ़ना है, उसके बाद ऐश है। फाइनल एग्जाम मार्च में हुए, उससे 15 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, एम दिख रहा है, 15 दिन पढ़ना है, उसके बाद ऐश है। सेम चीज हुई। अब जो एम है वो 2 साल बाद का है, मेजर एम। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कि क्या बच्चा और हम और आप, स्पेशली बच्चा, अपने आप को 2 साल मोटिवेटेड रख पाएगा। और मोटिवेशन के लिए 2 साल कभी भी हमने दूर नहीं देखना, हमने लेना है 1 मंथ एट अ टाइम। ये महीना मुझे अपना बेस्ट देना है, इस महीने के टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, रेगुलर पढ़ना है, हैबिट्स बिल्ड करनी है। क्योंकि अगर मैं सीधा 2026 पे फोकस करूंगा, तो मेरे लिए बहुत दूर है वो जर्नी, मैं उस जर्नी से डर जाऊंगा, और मेरे से वो जर्नी में चला भी नहीं जाएगा। We have to break this journey into 1 month, 1 month, 1 month. सेकेंड पॉइंट वॉज डीप टेस्ट एनालिसिस, घुसना है टेस्ट एनालिसिस में। टेस्ट एनालिसिस जितना स्ट्रांग करेंगे हम लोग, उतना हमारा आउटपुट बेटर आएगा, धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। नेक्स्ट इज, हमने जैसे मैंने बोला, मार्क्स के बजाय थर्ड पॉइंट इज, मार्क्स पे अभी इतना पैनिक नहीं करना, बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है हमारा टारगेट एग्जाम। मार्क्स से ज्यादा हैबिट्स पे फोकस करना है। फोकस ये करना है कि क्या हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो रहे हैं, कि सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। हमने कॉन्सेप्चुअली फंडास पे फोकस करना है। टीचर ने क्वेश्चन बोर्ड पे कर दिया, आपने क्वेश्चन खुद से कर लिया, टीचर ने क्वेश्चन कर लिया, आपको लगा आपको समझ आया, आपने डीप क्वेश्चनिंग करनी है, पढ़ते हुए खुद से भी, पढ़ाते हुए टीचर को भी, अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है। ये स्टेप क्यों हुआ, ये स्टेप कैसे हो, डोंट ट्रस्ट द बॉल ऑन इट्स मेरिट। वाई मतलब इनकलकेट द हैबिट ऑफ WHY, वाई वर्ड। ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों है, ये टर्म ऐसे क्यों है, अगर 1D का क्वेश्चन है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगी, कब इक्वेशन लगेगी, कब इक्वेशन नहीं लगेगी। ये बच्चों के लिए पॉइंट था।
यू हैव टू क्रॉस क्वेश्चन। एंड पेरेंट्स के लिए हम्बल रिक्वेस्ट, हम बच्चे को अकाउंटेबल पूरा बनाएंगे, आप भी बनाओगे, लेकिन मार्क्स पे जज नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है बच्चा एफर्ट डिसेंट डाल रहा है, प्लीज उसके अगर 300 में से 300 में से 90 आए, 100 आए, 70 आए, उसको ये मत बोलना तेरे बस का नहीं है। ऑलरेडी प्रेशर है, हम उसको फ्रीडम देंगे, अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे, एक बैलेंस बनाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं 2 L's का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक L स्टैंड्स फॉर लॉ, डिसिप्लिन, एंड सेकंड L स्टैंड्स फॉर लव। तो द लॉ एंड लव का ये बैलेंस करना ना बहुत जरूरी है। एक एंड पे लॉ है, एक एंड पे लव है। हमें बच्चे को यहां जहां से मैंने पेन को पकड़ा हुआ है वहां से संभालना है बैलेंस में। एक भी चीज डोमिनेट करेगी, लव डोमिनेट करेगा तो बच्चे सर पे नाचेंगे, बहुत स्मार्ट जनरेशन है। लॉ लॉ अगर डोमिनेट करेगा तो ये बागी होके वैसे नहीं पढ़ेंगे। So it has to be a balance of law and love. This is the third point. That is, we will ensure that we are not focusing upon marks in the beginning. We are focusing upon the fundas, clarity of concepts. नेक्स्ट इज दैट मास्टरिंग द रीडिंग स्पीड। हमें रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। मैंने देखा है बच्चे बेचारे जो पेपर करते हैं वो दे आर स्लो रीडर्स। मोस्ट ऑफ देम आर स्लो रीडर्स। अगर हम जेई की बात करें, अब हमने 90 क्वेश्चन पढ़ने हैं 3 आवर्स में, विच इज 180 मिनट्स। अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं, मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं इन जस्ट 180 मिनट्स। रीडिंग स्पीड पे हम कभी काम नहीं करते, इसलिए बच्चे का पेपर पूरा नहीं हो पाता, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसके लिए एक पेरेंट्स को आज से एक इनिशिएटिव लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हमने क्या करना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम सबके घर कोई ना कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर आता होगा। अगर नहीं आता तो हम कोई भी एक डिसेंट सा इंग्लिश न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करेंगे। बच्चा कल से स्टार्टिंग इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स पेरेंट्स ट्रैक करेंगे इसको, और मैं खुद ट्रैक करूंगा, मैं सारे टीचर्स को बोलूंगा ट्रैक करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव बच्चों को। हम उस न्यूज़पेपर में, हर इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज आता है। एडिटोरियल पेज आता है एक न्यूज़पेपर में इंग्लिश में। उसमें हम कोई भी उस एक पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो पेज होता है न्यूज़पेपर के, जैसे अगर ये न्यूज़पेपर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पेज होगा। उस पेज के कोई भी 2 आर्टिकल्स हम कल से रोज पढ़ेंगे और उनको टाइम इन टाइम आउट करेंगे। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभिनव एक बच्चा है, अभिनव ने 4 बजे वो आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए कल दोपहर को। 2 ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और उसको पहले दिन डे 1 पे, कल डे 1 है, अभिनव को वो 2 आर्टिकल्स पढ़ने में लगे 21 मिनट, 21 मिनट्स। वो 2 आर्टिकल उसने ऐसे पढ़ने कि उनको उसके बारे में सब कुछ समझ आए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नौ अगले 21 दिन तक लगातार अभिनव अपने पास एक गूगल शीट या कॉपी में टाइम इन टाइम आउट करेगा कि फर्स्ट डे 2 आर्टिकल्स पढ़ने में मुझे 25 मिनट्स लगे, अगले दिन कितने, अगले दिन कितने, अगले दिन कितने, अगले दिन कितने। आप इसकी पावर को समझो। लगभग 30 डेज के बाद यह स्पीड बच्चे की डबल होनी शुरू हो जाती है। जिसका मतलब अगर अभिनव को डे 1 पे 25 मिनट्स लग रहे थे 2 पेजेस पढ़ने में, 2 आर्टिकल्स, तो डे 31 पे उसको 12.5 13 मिनट्स लगेंगे, विच वुड मीन, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी, उसकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी भी बेटर होगी, विच वुड मीन जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देगा, और ये हमने 2 साल लगातार करेंगे, हम एटलीस्ट 5 डेज अ वीक हम करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे। जब हम इतना पागलों की तरह अपनी रीडिंग स्पीड इतनी रॉकेट की तरह करके पढ़ा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई, हम एक क्वेश्चन पे बाकी बच्चों से रिलेटिवली कम टाइम लगाएंगे, क्योंकि हमने बहुत टफ लैंग्वेज को ऑलरेडी मास्टरी करनी सीख ली है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी बेटर होगी, और हम जल्दी क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, सो दैट जो टफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं हम उनके लिए टाइम बचा पाए। That's how we will increase the reading speed of every aspirant. Am I making sense? अगेन दिस इज नॉन नेगोशिएबल। हम ये नहीं कह रहे कि आपने करवाना, हम ये करवाएंगे, आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर बच्चा कहेगा ये ना बोल दिया कि मुझे अखबार नहीं लगवा के दे रहे पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो सबसे सिंपल है, वो ब्लेम आप पे डालेगा। ठीक है, हमने तभी ये ज्वाइंट सेशन किया कि हम सब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हैं रैंडमली। और ये मैं रैंडमली अपने जो मेरा स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप है, मैं उसमें रैंडमली इनसे वो शीट्स मंगवाया करूंगा आपकी, कि आपने 20-21 दिन का मुझे ट्रैकर भेजो। वो मेरा काम है, दैट इज व्हाट आई विल डू।
नेक्स्ट इज डेवलपिंग सेल्फ बिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं सारी टेक्निक्स फॉलो कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर से मैं अब पॉजिटिव नहीं सोच रहा, मेरा सेल्फ बिलीफ कहता है मुझसे नहीं होगा। दैट्स द वन थिंग विच विल नेवर नेवर क्रिएट द चांसेस। वी हैव टू हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ कि होगा बच्चे। अगर मैं, सबके लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, अगर मैं सही नीयत से तैयारी कर रहा हूँ, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, अगर मैं सही नियत से तैयारी कर रहा हूं और सही तरीके से काम कर रहा हूं और मेरा नहीं होता, तो डेफिनेटली उसके बाद लाइफ में कुछ और बेटर होगा, डेफिनेटली कुछ बेटर होगा। बट वो चीज अभी मेरे हाथ में नहीं है। फिलहाल मेरे हाथ में अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अ पॉजिटिव सेल्फ बिलीव दैट इफ आई डू विद ऑल माई इंटेंशंस, विद ऑल माई डिसिप्लिन, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद नो एरोगेंस, and I'm loyal to my own stuff, not Genesis. I'm loyal to my own career. I deserve to crack it. The body language, the words which we use, बच्चे, this is for all of you. The day to day life में जो हम डिक्शनरी वर्ड्स यूज करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हुए, पेरेंट्स से बात करते हुए, टीचर से बात करते हुए, we need to make them more positive. I have never seen someone cracking it. Honestly, I'll be very honest with you. I have never seen someone cracking it who did not believe that he will crack it, he or she will crack it. बिलीफ है, एफर्ट है तो ही क्रैक है। एफर्ट है, बिलीफ नहीं है, क्रैक नहीं है। सिर्फ बिलीफ है, एफर्ट नहीं है, तो वैसे ही क्रैक नहीं है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट एंड बिलीफ। एम आई क्लियर? ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग अ विनर्स माइंडसेट। विनर्स माइंडसेट यही कहता है, जो मैं मतलब चैंपियन माइंडसेट, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, I am taking control of that. I am not letting the things dictate to me. I am control of my situation. अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, कोई reason है, I will not straight away blame any XYZ person. First I'll take control of my life, and then ये मैंने class of life में भी सिखाया था, then I'll move to the next step. But the first step is I'll develop a winner's mindset. ठीक है, I think I move to the last point, and this is another very interesting and important point. Again, I need parent support to follow this point. Managing stress through sweat. रिपीट कर रहा हूं पॉइंट, मैनेजिंग स्ट्रेस। देखो, 2 साल में 99% जो बच्चा क्रैक भी करता है, वो भी धीरे 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 उसको भी एक टाइम आता है जब वो स्ट्रेस्ड फील आउट करता है। बिकॉज क्या प्रॉब्लम है, ये जर्नी लंबी बहुत है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो धीरे धीरे, अभी तो बड़ा अच्छा जोश है, 10th के मार्क्स आए हैं, बहुत सेल्फ बिलीफ है। जब टेस्टों में धीरे धीरे नंबर कम आने शुरू होंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत कम आने शुरू होंगे। 300 में से 100, 90, 110, नीट वालों के 720 में से 300, 350, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू होगा। बच्चे के सेल्फ डाउट आएंगे, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, गलत तो नहीं कर लिया, कॉमर्स ले लेता, उनको देखता हूँ कॉमर्स वाले बच्चों को ऐश कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया, टॉर्चर है एंड ऑल। ये चीजें नॉर्मल है। तो वी हैव टू मैनेज द स्ट्रेस बाय स्वेट। मतलब every day at least 45 minutes, every one of you has to indulge yourself in some decent physical activity. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम 11th 12th में जाते हैं। हमारे लर्निंग स्टाइल्स, हमारी हैबिट्स बहुत सिडेंट्री हो जाती हैं। वी स्टार्ट लिविंग अ सिडेंट्री लाइफस्टाइल। जेनेसिस से घर, घर से जेनेसिस, जेनेसिस से घर, घर से जेनेसिस, वहीं बैठे रहते हैं। मतलब घर पे भी टीवी, मोबाइल या बुक्स खोली हुई हैं। हमारा मोशन खत्म होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। सो एवरी डे 45 मिनट्स मिनिमम, यू कैन एक्सटेंड इट टू 1 आवर, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे। आप पे डिपेंड करता है। यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन गो फॉर अ रन, यू कैन साइकिलिंग, यू कैन गो फॉर अ डांस, यू कैन लॉक योर रूम एंड डांस। अगर आपको लगता है आप जिम कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, पर जिम का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिम में जाने में, आने में, वहां वर्कआउट करने में इट टेक्स 2-2.5 आवर्स, और वो थका बहुत देता है। इसीलिए आई डोंट एडवाइज जिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आपको लगता है, बट सम फिजिकल एक्टिविटी वेयर यू आर एक्चुअली स्वेटिंग इट आउट, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, दिस इज नॉट अ टाइम, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, अच्छे बच्चे को ये टाइम वेस्ट लगता है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम प्रोडक्टिव है। आप अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपकी स्पीड बेटर होगी, आप काम रहोगे, आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी। एम आई क्लियर? ठीक है। सो अभी आई कम, मैं सेकेंडली आई कम थोड़ी से, विल गिविंग, आई एम इंट्रोड्यूसिंग सुंदर सर नाउ। ही इज द academic in charge. He is a single point of contact for
एकेडमिक इश्यूज, आप उन्हीं से बात करते हैं जब आप थर्सडे को कॉल करते हैं। सो मैं उनको अभी मीटिंग में, ही इज ऑलरेडी देयर, लेट मी जस्ट ऐड हिम एंड ही विल टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट पार्ट एंड देन आई विल क्लोज डाउन द सेशन। गिव मी 30 सेकेंड्स। एक मिनट सुनो सर। सर आप अनम्यूट कर, हाँ जी सर, अब आप बोल सकते हो सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। गुड इवनिंग पेरेंट्स। आप में से काफी ऐसे हैं जिनसे मेरे ख्याल से मुलाकात ही पहली बार हो रही है वर्चुअली। हाँ, बट मैनी ऑफ द किड्स हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट मी। काफी कुछ बोला होगा मेरे बारे में। मेरे ख्याल से मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत रिजिड हूँ, काफी सारे मिथ्स ऐसे फैलाए होंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली ट्रू हैं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ दीज किड्स। एंड वो जानने के लिए और वो जर्नी जो साहिल सर ने अभी बताई है उसको हमें पूरा करने के लिए कभी कभार मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, रिजिड होना पड़ता है। हाँ, बट कुछ अफवाहें और भी है मेरे बारे में, जैसे कि मैंने कभी हाथ भी उठाया, या ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ। मेरी आंखें बहुत है बच्चों को डराने के लिए, तो मैं ऐसे काम नहीं करता। हाँ। मैं आता हूँ जल्दी से अपने पॉइंट्स पे। कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट, आर्यन हसमत, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हमारे गोल्स क्या क्या हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी स्कूल शुरू होने वाले हैं। स्कूल शुरू होंगे तो ऑब्वियसली स्कूल वाले यूटीज, पीटीज, जीटीज, पता नहीं क्या क्या लेते रहेंगे। फिर उसका सितंबर एग्जाम्स, हाफ ईयरलीज, ये सब कुछ चलता रहेगा। बट ट्रूथफुली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दीज ओनली एग्जाम्स आर नॉट आर एम्स। हमारा एम है, पहला 11th के फाइनल एग्जाम, दूसरा 12th के फाइनल एग्जाम, तीसरा जो नॉन मेडिकल का बच्चा है उसके लिए जेई मेन, एनडीए वगैरह, चौथा जो मेडिकल का बच्चा है उसके लिए नीट वगैरह, और पांचवा ऑफकोर्स सीयूईटी वगैरह अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए। तो हम इन्हीं एम्स के साथ चल रहे हैं, और अगर इन एम्स को वी हैव टू अचीव, देन वी हैव टू सेक्रीफाइस दीज यूटीज एंड ऑल। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि जो स्कूल में जो ये छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए बच्चों पे प्रेशर ना डालें कि इसमें परफॉर्मेंस आनी चाहिए या आनी चाहिए। उसका एक्चुअली एक रीजन है, क्योंकि हर स्कूल अपने हिसाब से चलता है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। जब जब मैथ नहीं करेगा सिलेबस हमारा, तो ऑब्वियसली बच्चों की परफॉर्मेंस वहां नहीं आएगी। और कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट चलते हैं। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूं, तो कुछ कुछ टीचर्स हैं जो डायरेक्टली 9 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जबकि हम सीक्वेंस में चलते हैं। तो इसलिए मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने 4-5 गोल्स जो अपने सेट किए, हम इसी के हिसाब से चलें और हम इसी के हिसाब से टारगेट रखें कि वी हैव टू अचीव दीज टारगेट्स। इनमें हमारी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। तो जो बीच में ये जो हमारे यूटीज वगैरह होंगे, हाफ ईयरलीज होंगे, इनमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस बच्चों को करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द एम। मैं बच्चों को भी यही कहता हूं कि हमें इसी एम के साथ वर्क करना है। अब अगर हमें इन चारों पांचों टारगेट्स को अचीव करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू एकेडमिकली। काफी चीजें साहिल सर ने क्लियर कर दी है, बट उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ने बोली, कंसिस्टेंसी। नॉट ओनली इन सेल्फ स्टडी, कंसिस्टेंसी शुड बी इन द क्लास, इट शुड बी इन द होमवर्क, इट शुड बी इन द टेस्ट। जैसा सर ने पहले पॉइंट से स्टार्ट किया था, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 10th वाले मोड से बाहर ही नहीं आए। मैं रोज अटेंडेंस शीट देखता हूं, मैं उसमें जो है ना पेरेंट्स के जब कमेंट्स देखता हूं या बच्चों के कमेंट्स देखता हूं, या मैं नेक्स्ट डे जब बच्चे से पूछता हूं व्हाई यू वर एब्सेंट, तो मुझे बड़े इलॉजिकल से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं कुछ बच्चों के। सर घर पे कुछ जरूरी काम था, मेरे सिर में दर्द था, कोई कोई फर्स्ट स्लॉट में नहीं आ रहा है, सेकंड स्लॉट में आ रहा है। कुछ बच्चे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बट कुछ बच्चे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो सच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। देखिए, ये आप लोग भी इस चीज से निकले हैं, हम भी निकल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज और ये चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो जहां तक हो सके, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि बच्चे को कहिए बी कंसिस्टेंट इन द क्लास। काफी बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट स्लॉट जानबूझ के प्रैक्टिस टेस्ट स्लॉट रखते हैं, जिसमें कि हम इनको ऐप पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो उसको स्किप कर देते हैं। वो नहीं करना है, बच्चे को कहना है कि प्रैक्टिस टेस्ट स्लॉट है तो यू हैव टू गो, यू हैव टू अटेंड एंड यू हैव टू अटेंड। क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है। जो हमारी ऐप है उसमें बच्चे की साइकोलॉजी भी हमें पता लगती है, क्योंकि वो एआई बेस्ड ऐप है पूरी। उसमें कौन से उसके वीक टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स उसके अच्छे हैं, किस चीज पे उसे काम करना है, क्या उसकी कमियां हैं, उन पे काम करना है। तो वो हमें पता लगता रहेगा विद द टाइम। जितना ज्यादा हमें पता लगेगा उतना ही ज्यादा हम लोग काम कर पाएंगे। सो दैट इज अ मस्ट। सो पहली चीज जो मैं कहूंगा, कंसिस्टेंसी इन ऑल द थ्री थिंग्स, क्लासेस, टेस्ट, एज वेल एज द होमवर्क। अब जब ये कंसिस्टेंसी रखनी है, तो हम, जैसे घर पे कई बार होता है, वैसे तो हम रेगुलरली होमवर्क दे रहे हैं, बट वंस अ वाइल कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एंड से क्योंकि कोई टॉपिक इतना हुआ है कि इतना ही हुआ है कि हम होमवर्क नहीं दे पा रहे हैं,
बच्चे के पास ऑलरेडी हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गई हुई है, ये मैं बच्चों तुम लोगों को भी बता रहा हूं। मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी हुई है हर बच्चे को कि आपका जो भी काम हुआ, ये जरूरी नहीं कि जो हमने आज किया वही करना है। जैसे सपोज आज का जो होमवर्क मिला, कल जब वो डिस्कस होगा तो उसमें बच्चे के कुछ डाउट्स आए होंगे। सपोज कीजिए हमने 20 क्वेश्चन दिए, उसमें से 5 क्वेश्चन में बच्चे को डाउट है, वो डाउट हमने डिस्कस किए, क्या हमने घर जाके उनको वापस किया? पहली चीज। दूसरी चीज, हफ्ते 10 दिन बाद अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्यों नहीं उनको वापस रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि वो उस टाइम में उनको समझ आ गए थे, बट अगर मैं सेम क्वेश्चन वो टेस्ट में डालूंगा तो बच्चों से नहीं होगा, क्योंकि उनकी थिंकिंग में नहीं आई वो चीज, उनको सिर्फ समझ आई है वो चीज। वो थिंकिंग में तब आएगी जब हम उसको खुद लगाएंगे। एंड जब हम एक हफ्ते बाद 20% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे नहीं होंगे, सो यू हैव टू अगेन कंसल्ट द टीचर्स कि भाई ये हमें नहीं समझ आया सर, ये मैंने दोबारा ट्राई किया था, ये आप मुझे फिर से बताइए। क्लास में नहीं तो हम क्लास के बाद बताएंगे, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, यू कैन आस्क द डाउट। डाउट्स के लिए ये बीच में एक पॉइंट आया तो मैं बता देता हूं, कुछ पेरेंट्स के जब मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं तो कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप डाउट सेशन अलग से नहीं रख रहे हैं, आप अलग से कोई डे डिवोट नहीं कर रहे हैं। हमने कोशिश करी थी एक दो बार ये रखने की, बट ये जो है ना ये वेस्ट गया। वो हम एक दिन बच्चे को देते हैं, बच्चा घर से निकलता है कि मैं डाउट्स के लिए जा रहा हूं और हमारे पास पहुंचता ही नहीं है, और उस दिन का हमारे पास कोई ट्रैक भी नहीं होता है। तो इसीलिए हमने इसको बंद करके और हमने कहा कि हमारे रेगुलर डाउट्स हैं, ऑल 6 days वी आर अवेलेबल फॉर द डाउट्स। तो जब भी बच्चे को डाउट पूछना है क्लास के अंदर पूछे, क्लास के अंदर अगर नहीं पूछ पा रहा है तो क्लास के बाद पूछे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट्स में आप लोगों को कह रहा हूं, इंटरैक्टिव बनिए। जितने ज्यादा डाउट्स आप पूछेंगे आपकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वहां पे हमें क्वालिटेटिव लर्निंग चाहिए। ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली थ्योरी यहां पे काम नहीं करेगी। आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली थ्योरी काम नहीं करेगी, ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली थ्योरी काम नहीं करेगी। प्रैक्टिस हमें करनी है रिपीटेडली, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव टू लर्न अ क्वालिटेटिव लर्निंग, क्योंकि वहां पे नए क्वेश्चंस आने हैं, वहां पे आपको लॉजिक लगाना है, तो आपको लॉजिक जब तक वो अच्छे से समझ नहीं आएगा आप लॉजिक लगा नहीं पाओगे। और जहां तक एक और चीज है, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स के जो कॉल्स आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर आप कुछ इनको ट्रिक्स बता रहे हैं पेपर क्रैक करने की, या मतलब पेपर को अटेम्प्ट करने की या तेजी से करने की। मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ, पिछले 14-15 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है कुछ इन पेपर्स को क्रैक करने की। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स वर्क कर जाती है, बट वो हम तब बताते हैं 12th में जाके जब बच्चे का कोर्स पूरा हो गया। फिलहाल के लिए वी हैव टू फोकस कि हमारी कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़े। आप चाहे सीबीएसई के एग्जाम को ले लीजिए, आप चाहे जेई मेन के एग्जाम को लीजिए, आप नीट के एग्जाम को लीजिए, आप सीयूईटी को लीजिए, आप एनडीए को लीजिए, जब हम इन सब के लेवल को जब हम कंपेयर करते हैं तो अब ऑलमोस्ट सभी सेम लेवल पे हैं। आज से 2 साल पहले तक सीबीएसई का लेवल बहुत डाउन था, बट 2 साल पहले जब इन्होंने अब ये एनालिटिकल वाला पार्ट डाला है, जो कि अभी तक 40% आ रहा था, और नेक्स्ट ईयर से ऑलरेडी सीबीएसई की गाइडलाइंस आ चुकी है, इट विल बी 50%। यानी कि बच्चे को अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी जो बच्चा ये भी कहता है कि भाई मेरा तो एम सिर्फ सीबीएसई है और मुझे सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लेके मुझे बाद में बाहर फॉरेन निकलना है या कुछ भी करना है, तो सीबीएसई में भी मार्क्स लाने का रास्ता यही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम जेई लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो वो सीबीएसई नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम सीबीएसई पढ़ा रहे हैं तो जेई नहीं हो रहा है। दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, चाहे हम नीट की बात करें, चाहे जेई की, चाहे हम सीबीएसई की। हाँ, जो उनमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी इज द बाइबल बुक फॉर ऑल दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एंड काफी स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी को छोड़ के और वो कहते हैं सर हमें बुक्स बता दो। मेरे पास अभी रिपीटेडली आ रहे हैं बच्चे, सर हमें बुक्स बताइए। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा अभी बुक्स का ढेर मत इकट्ठा कीजिए, हम टाइम टू टाइम बताएंगे कि कब आपको कौन सी बुक लेनी है और उसी के हिसाब से आप खरीदते जाइए। क्योंकि इस टाइम पे पेरेंट्स को भी बहुत कुछ पता नहीं होता, और पेरेंट्स को भी बहुत सारे इधर उधर से, कोई रिलेटिव से, कोई पड़ोसी से बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, ये बुक ले लो, ये बुक अच्छी होती है, ये नीट नीट के लिए बड़ी अच्छी है, ये जेई के लिए बड़ी अच्छी है, ये मैथ्स के लिए बड़ी अच्छी है। प्लीज मत लीजिएगा। हम ऑलरेडी इनको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिटेल में कवर अप करा रहे हैं। वी आर सप्लीमेंटिंग दोज विद द असाइनमेंट्स, जो कि हम ऑफलाइन असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, प्लस हम इनको ऐप पे भी होमवर्क और क्लास वर्क दे रहे हैं। साथ में कुछ सब्जेक्ट्स की हमने कुछ बुक्स लगाई है, वो अभी आप इनको कवर अप करवाते जाइए, इनको कहिए विद द टाइम करेंगे, और मैं भी आपको खुद बताऊंगा कि अब आपको ये वाली बुक्स लेनी है। तो फिलहाल के लिए बुक्स का ढेर मत इकट्ठा कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग, क्वालिटेटिव लर्निंग पे फोकस कीजिए, आप वोकल बनिए, आप डाउट्स पूछना शुरू कीजिए। जब आप पूछेंगे तो आप सीखेंगे, वरना हम जितना मर्जी पढ़ा जाएं,
हम जितना मर्जी पढ़ा दें उससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ने वाली। सो पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, आप पेरेंट्स को, बच्चों को सॉरी, पुश कीजिए कि डाउट्स पूछे। को कभी भी कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा कि भाई ये डाउट्स मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, कभी ये जरूर हो जाता है कि हम कई बार बोल देते हैं कि यार ये वाला आसान है, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ ये आसान है यार, ये बच्चा थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा तो कर डालेगा। तो कई बार हम बोल देते हैं कि एक बार रीट्राई करके आओ, बट इट डजंट मीन कि हम डाउट्स नहीं लेंगे। तो ये, और अगर कभी ऐसा बाई चांस गलती से भी अगर किसी से भी हो जाए, अगर हमारे किसी भी टीचर ने अगर गलती से ऐसा बोला और डाउट ना लिया हो किसी नॉन जेन्युइन रीजन की वजह से, तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनता तो आपके साहिल सर, आप साहिल सर को कंसल्ट कर सकते हैं। बट विल मेक श्योर एज अ टीम कि जिस टारगेट के साथ आपने बच्चे को यहां भेजा है, विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम उस टारगेट पे पहुंचे, जिसका जो भी एम है। चाहे किसी का सीबीएसई एम है तो भी रास्ता यही है, जेई है तो भी रास्ता यही है, नीट है तो भी रास्ता यही है, एनडीए तो भी रास्ता यही है, सीयूईटी है तो भी रास्ता यही है। अब इसके साथ साथ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नहीं करते हैं वो है रिवीजन ऑफ लेक्चर्स। मैं रेगुलरली, मैं बहुत बार, मैं 20 सेक्टर में भी आ रहा हूं, 15 में मैं रहता ही हूं, जीरकपुर भी, मैं कॉपीज जब बच्चों की चेक कर रहा हूं तो उन्होंने होमवर्क किया होता है, बट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट किया होता है कि सुंदर सर पकड़ ना ले, या हमारे कोई भी रिस्पेक्टिव टीचर पकड़ ना ले। गाइज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इस सोच से मत करिए कि सर से डांट नहीं सुननी, क्योंकि टीचर्स चाहे पेरेंट्स, हमें तो बहाना चाहिए डांटने का। अगर तुम ये बहाना नहीं दोगे हम तो भी कोई ना कोई बहाना खोज लेंगे, अगर हमारे मन में ही है कि डांटना ही है। तो आपको होमवर्क इस डर की वजह से नहीं करना, आपको सीखने के लिए करना है कि वी हैव टू लर्न। जिस दिन आप में ये चीज आ गई, आप ये देख लेना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो क्लियर हो जाएगा। जैसा अभी सर ने स्टैट्स रखा, इन स्टैट्स में से अगर हम ओवरऑल भी बात करें इस टाइम पे, मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट सेशन में जब ये बच्चे जेई के लिए अपियर होंगे या नीट के लिए अपियर होंगे, मुझे लगता है 15 से 20 लाख बच्चा तब भी अपियर होगा। और उन 15 से 20 लाख में आप ये मान के चलिए कम से कम 4 लाख बच्चा ऐसा होगा जो बहुत शिद्दत से तैयारी करेगा नीट की और जेई की, बहुत शिद्दत से तैयारी करेगा। बट उनमें से भी अगर मैं ओवरऑल काउंटिंग करूं तो जो सिलेक्शन होगी वो करीब करीब 50% की होगी। तो वो 50% वही होंगे जो कि उस हिसाब से चल रहे हैं कि जिस हिसाब से हमें इस रास्ते पे चलना कैसे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये तैयारी कैसे करें, ये रास्ता कैसे बताएंगे हम, बट चलना आपको है। सो इसके साथ साथ एक चीज सर ने बोली दी है कि डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स प्लीज, अभी के लिए, क्योंकि हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। हमने भी एक बार भी अभी तक बच्चों से मार्क्स की बात नहीं करी है कि आपके इतने क्यों है। किसी के अगर 300 में से 220 आए हैं तो हमने नहीं बोला कि बहुत अच्छा, और अगर किसी के 300 में से 80 आए हैं तो भी हमने नहीं बोला कि बहुत खराब है। सो प्लीज अभी मार्क्स पे फोकस मत कीजिए कुछ टाइम के लिए। लेट अस फोकस, लेट अस बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक वेज ऑफ लर्निंग कि आपको 11th-12th पढ़नी कैसे है। ये हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी बच्चों को फायदा होगा। मैक्सिमम बच्चों का नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि उनको 6 महीने ये समझने में लग जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, और तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है। कई बच्चे तो पूरी 11th निकाल देते हैं, फिर 12th में वो कहते हैं सर अब मैं बहुत शिद्दत से पढ़ रहा हूं, क्या मेरा जेई हो जाएगा? बट उसके चांसेस कम हो जाते। नीट जेई अगर करना है तो 2 साल बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक जो सबसे बड़ी बीमारी इस जनरेशन के साथ है, जिसके हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, मिस्टेक्स। और फिर ये आके एक बड़ा वाहियात वर्ड यूज करते हैं जिससे मुझे सख्त नफरत है। आप भी इनको कहिए कि वो वर्ड यूज ना करे, सिली मिस्टेक्स। दीज आर नॉट सिली मिस्टेक्स, दीज आर वेरी वेरी सीरियस मिस्टेक्स। ये जब तक हम कहते रहेंगे सिली मिस्टेक्स है, हम कभी इनको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी इनको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कभी इनको सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो दीज आर नॉट सिली मिस्टेक्स। जहां आप पढ़ते हैं गाइज, आप अपने सामने लिख के चिपका लीजिए, दीज आर वेरी वेरी सीरियस मिस्टेक्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दीज मिस्टेक्स। मतलब ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, एलसीएम लेने में गलती कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलती कर रहे हैं, मतलब ऐसी मिस्टेक्स जो, मतलब ऐसी चीजें जो हम सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, और फिर कह देते हैं कि सर सिली मिस्टेक्स हो गई इसलिए मेरे मार्क्स जो ना 180 के बजाय ओनली 80 आए। सो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि जब भी ये वर्ड यूज करें सिली मिस्टेक्स, इनको टोकना है, दीज आर नॉट सिली मिस्टेक्स, दीज आर वेरी वेरी सीरियस मिस्टेक्स। अगर हम ये मिस्टेक्स को रिड्यूस कर गए तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए स्पीड पे फोकस नहीं करना है। आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स को भी, अभी स्पीड पे फोकस नहीं करना है। स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास पूरी 12th है, हम 12th में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्पीड पे ही काम करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें काम करना है टू रिड्यूस द मिस्टेक्स एंड फॉर द क्वालिटेटिव लर्निंग। अगर हमने ये अभी हमने ये अपनी मिस्टेक्स रिड्यूस नहीं करी तो ये 12th में हमें बहुत दिक्कतें देगी, और ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि 12th में हमें 12th भी करनी है इन टाइम और 11th को भी हमें रिवाइज करना है। सो वी नीड टाइम फॉर दैट।
नीट वाले बच्चों के पास फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, बट जेई वालों के पास बहुत कम टाइम होता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हमें कैसे करना है, कैसे इस रास्ते पे चलना है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इसके साथ साथ मैं एक जो लास्ट में पेरेंट्स से कहूंगा, जो मुझे पेरेंट्स का रोल चाहिए. देखिए, हमने एक विंडो रखी हुई है थर्सडे की 5:30 to 6:30. मैं अवेलेबल होता हूं हमेशा. आपको फोन नंबर्स भी हमने ग्रुप पे भेजे हुए हैं. किसी को भी कभी भी लगे तो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप मेरे से इमीडिएटली बात कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि कोई डैमेज ज्यादा हो रहा है तो प्लीज डोंट वेट फॉर थर्सडे. अगर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे इमीडिएट डिस्कशन करनी है तो हमारे ग्रुप्स में हमारे नंबर्स हैं, ऑफिशियल नंबर्स हैं. आप उन ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल करके सिर्फ इतना बोल दीजिए कि सर को कहना हमारे से बात कर ले. आई विल डेफिनेटली कॉल बैक. आज भी मेरे घर आने के बाद 7, 7:30 बजे 2 से 3 पेरेंट्स का कॉल आया था ऑफिस में कि हमारी बात नहीं हो पाई, हमें बात कीजिए, और मैंने बात करी है उनसे. क्योंकि अगर कोई भी इश्यू आ रहा है, कुछ बच्चे होते हैं जो वोकल होते हैं, जो बोल देते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है. और जो ऐसे वाले बच्चे होते हैं उनके हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है. एज पेरेंट्स आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई नहीं पूछ पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, तो हम डिस्कस करते हैं. वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, बट वो तभी हो पाएगी जब वो प्रॉब्लम हमारे तक पहुंचेगी. तो यहां पे आपका रोल आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई हम बात करें. अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं बोल रहा है, आप मुझे बता दो सिर्फ एक बार कि सर ये बच्चा, आप इससे बात कर लो. एंड पेरेंट्स, मैं बच्चों के सामने आपको कह रहा हूं, कुछ चीजें हैं जो आपके और हमारे ही बीच में रहेंगी. आप कभी ये मत सोचिएगा कि अगर सपोज इन्होंने मेरे रिगार्डिंग में ये बोला है कि सर का पढ़ाया हुआ मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, या ये चीज नहीं समझ आई है और वो मुझे बोलने में हिचकिचा रहा है, डर रहा है, तो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, आप मुझे डायरेक्टली बता दीजिए. बीइंग टीचर्स हम सभी इतने मैच्योर्ड हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो हम उस चीज को सीरियसली ले, ना कि इस वजह से ले कि इस बच्चे ने तो मतलब जानबूझ के बोला है या ये जानबूझ के गलत कर रहा है. मुझे नहीं लगता हमारे पास जितने ही बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये जानबूझ के गलत कहे या किसी टीचर के बारे में गलत फीडबैक दे, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं. बट वो प्रॉब्लम हमारे तक पहुंचेगी तो विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट. सो दीज आर द ऑल थिंग्स विच आई वांटेड टू कन्वे यू. बाकी टेस्टिंग सिस्टम वगैरह वो सब कुछ सर आपको बता चुके हैं. धीरे धीरे हम लोग टेस्ट का लेवल भी बढ़ाएंगे. जो जो इनके स्टडी आवर्स है वो भी बढ़ने चाहिए. जैसा अभी सर ने बताया कि शुरू के 4 से 5 महीने तक इनके सेल्फ स्टडी आवर्स 4.5 to 5 आवर्स होने चाहिए. हाँ, उसको वो डिवाइड कर सकता है फर्दर कि जो उसका वीकेस्ट पार्ट है उस पूरे घंटे को, सपोज अगर कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता है तो उसको कहिए उस 5 घंटे को 4:3 में डिवाइड कर लीजिए. 4 फॉर मैथ्स, 3 फॉर फिजिक्स, 3 फॉर केमिस्ट्री. अगर बच्चे के तीनों सब्जेक्ट्स ठीक हैं, एक लेवल पे हैं, बट अगर किसी बच्चे का मान लीजिए मैथ्स वीक है तो 4 फॉर मैथ्स, 3 फॉर फिजिक्स, 3 फॉर केमिस्ट्री. अगर किसी का फिजिक्स वीक है तो 4 फॉर फिजिक्स, 3 फॉर केमिस्ट्री एंड 3 फॉर फिजिक्स, सॉरी मैथ्स. तो जिसका जो सब्जेक्ट वीक है, जिसका जो टॉपिक वीक है, उस पर एफर्ट ज्यादा हमारे. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम बीइंग अ स्टूडेंट जो चीज हमें ज्यादा अच्छे से आती है वही हम ज्यादा करते रहते हैं, बट उससे फायदा नहीं होगा. क्योंकि यहां पे गेम तीनों चीजों की है. अगर हमारा फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है और मैथ्स अच्छा है, या फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, बायो अच्छा है, तो ही हम इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे. ये जहां पे मैंने मैथ्स बोला है नीट वाले बच्चों के लिए, वहां पे बायो है 4:3:3. सो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए. किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे से बात कीजिएगा प्लीज. आई थिंक दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच आई वांटेड टू कन्वे यू ऑल. साहिल सर, हाँ जी सर. इट्स अप टू यू नाउ. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गिव मी मिनट. So I think we have already invested more than 1 hour 10 minutes. हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 40 मिनट में वाइंड अप कर देंगे. डिनर कई पेरेंट्स बेचारे, इट्स टाइम फॉर डिनर ऑल्सो. सो आई थिंक विल वाइंड अप द सेशन. वी होप दैट कि आप लोग हमारा पॉइंट समझ पाए हैं. एंड अगेन एज 2-3 पेरेंट्स ने भी चार्ट पे भेजा, विल कंडक्ट द पीटीएम, द फर्स्ट ऑफलाइन पीटीएम विल बी इन द मंथ ऑफ जून. उसके अलावा भी अगर कोई, जैसे सर ने बोला, कोई डैमेज आपको पहले लग रहा है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किधर इधर, मैं डिस्ट्रैक्शन को ऐसे कहीं इधर उधर और अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप हमें राइट टाइम पे बता सकते हैं. उसकी डैमेज की वेट मत करेंगे, आप पहले ही आ जाइए, इंस्टीट्यूट आ जाइए, थोड़ा सा कॉल करके आ जाइए. कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल मेंटर सर होंगे, एल्स कोई और रिस्पॉन्सिबल मेंटर होगा. मेरा बच्चों के साथ मिशन 2026 का ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेरा नंबर है. आप अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. वी वुड बी, मतलब कॉल्स अनफॉर्चुनेटली मैं अननोन नंबर्स नहीं उठाता हूँ. तो आप मैसेज व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं. विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड आई थिंक वी होप दैट यू फाइंड दिस सेशन वैल्यूएबल. बट आई थिंक वैल्यू तब निकल के आएगी इफ वी कैन टुगेदर वर्क ऑन अ कॉमन मिशन विद अ कॉमन विजन.
for a common purpose. Any parent who wants to say something, or you want me to answer something, you can send on the chat. I think else, I think we had an amazing time with all of you. Thank you so much for your time. I think together let's create a strong impact. Thank you so much. Good night. God bless. बच्चे मिलते हैं जल्दी. Thank you so much मैम. Thank you so much जी. तारीफें आ रही हैं मैसेज पे. मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ लूँ, बट आई थिंक मैं आपको भी वेट नहीं कराऊंगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. सी यू. गुड नाइट.